केंद्रीय सरकार में परिवर्तन। तो 1919 के अधिनियम की जो मुख्य व्यवस्था है उनमें एक था केंद्रीय सरकार। तो पहला, तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, पहला था इसके 3 मुख्य पार्ट थे: गृह सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार। तो गृह सरकार वाला मैं आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो उसमें क्या क्या थे: प्रांतों के हस्तांतरित विषयों में भारत सचिव का नियंत्रण समाप्त करना, इंग्लैंड में हाई कमीशन की नियुक्ति। अब तक उनका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था, परंतु 1919 के उपरांत उनका वेतन ब्रिटिश कोष से दिया। भारत सचिव को जो वेतन दिया जाता था ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा। सचिव परिषद की संख्या कम कर दी गई। 1907 के कानून के अंतर्गत न्यूनतम संख्या 10 थी, अधिक से अधिक 15, परंतु इस अधिनियम से न्यूनतम संख्या 8 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। इंग्लैंड में हाई कमीशन की नियुक्ति, कुछ विशिष्ट विधेयकों में भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति आवश्यक रखी गई। तो ये तो थे गृह सरकार में परिवर्तन। अब है केंद्रीय सरकार में परिवर्तन। तो केंद्रीय सरकार से हमारा तात्पर्य गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी परिषद से। 1919 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल के तथा उसकी कार्यकारिणी की व्यवस्था के संबंध में बहुत ही कम और परिवर्तन किए, पर वे महत्वहीन थे। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या था: कार्यकारिणी की सदस्य संख्या पर अब भारत मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं रहा। गवर्नर जनरल अपनी आवश्यकता के अनुसार संख्या को बढ़ा बढ़ा सकता था। 1915 के संगठन विधान के अंतर्गत यह तय किया गया कि गवर्नर, तो पहला क्या था कि कार्यकारिणी की सदस्य संख्या पर भारत मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं था। गवर्नर जनरल अपनी आवश्यकता के अनुसार संख्या को घटा बढ़ा सकता था। और 1915 के संगठन विधान के अंतर्गत यह तय किया गया था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ CIC के अलावा केंद्रीय कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 6 रहेगी। मतलब गवर्नर जनरल और कमांडर चीफ के अतिरिक्त इन कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 6 रहेगी। सामान्य रूप से सदस्य संख्या 6 ही रही। उनमें 3 भारतीय होते थे, परंतु वे केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर गवर्नर जनरल और भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते थे। मतलब क्या होता था, 3 भारतीय होते थे, परंतु वे केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर गवर्नर जनरल तथा भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते थे। कार्यकारिणी एक प्रकार से गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद ही थी। कानूनी योग्यता में वृद्धि। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कानून सदस्य वही हो सकता था जो हाईकोर्ट में 10 साल तक वकालत कर चुका हो। केंद्रीय विधानसभा में भारतीयों के प्रतिनिधित्व में पहले की अपेक्षा वृद्धि कर दी गई थी। चौथा क्या है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। तो ये अलग अलग कानूनी सदस्यों की योग्यता में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधानसभा भारतीय प्रतिनिधित्व में पहले की अपेक्षा वृद्धि कर दी गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। विधानसभा और राज्यसभा, तो द्वितीय सदन राज्यसभा की इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार स्थापना की गई। और इस प्रकार केंद्रीय विधायिका के 3 अंग हो गए: गवर्नर जनरल, विधानसभा और राज्यसभा। केंद्रीय कार्यकारिणी में साधारण और असाधारण सदस्यों का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। कमांडर इन चीफ ने वाइस प्रेसिडेंट बनने का अधिकार भी छीन लिया। ठीक है, तो ये मुख्य व्यवस्थाएं थी जो 1919 के दिन के अंदर की थी। कार्यकारिणी की सदस्य संख्या, अब भारत मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं रहा था और गवर्नर जनरल अपनी आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या घटा बढ़ा सकता था। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा केंद्रीय कार्यकारिणी की संख्या 6 रह गई थी। सामान्य रूप से 6 होती थी, उनमें 3 भारतीय होते थे, परंतु वे केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होकर गवर्नर जनरल भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते थे। कार्यकारिणी एक प्रकार से गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद थी। तो ये मेन इन्होंने परिवर्तन के कानूनी सदस्यों की योग्यता में वृद्धि की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। केंद्र में कार्यकारिणी साधारण और साधारण सदस्यों का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, छठा क्या है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई। उनमें 34 निर्वाचित था, 26 को मनोनीत करने का प्रावधान था। मनोनीत में 20 सदस्य सरकारी था, 6 गैर सरकारी होते थे। 34 निर्वाचितों में से 19 सामान्य चुनाव क्षेत्रों में से निर्वाचित होते थे। 6 सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम के अंतर्गत चुने जाते थे। 11 मुस्लिम, 1 सिख तथा 3 यूरोपीय होते थे। इस सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस सदन में निर्वाचित होने के लिए ऊंची संपत्ति वाला आवश्यक होना था। यह अधिकार केवल उन्हीं भारतीयों को जो 12 से 20,000 तक रुपयों की आमदनी पर आयकर देते हों या कम से कम 750 रुपये वार्षिक मालगुजारी देते हों। परिणाम तो मतदाताओं की संख्या अति सीमित रही। साइमन कमीशन के आगमन में भारत के मतदाताओं की संख्या कुल 18,126 थी। मतलब राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की, 34 सदस्य निर्वाचित और 26 को मनोनीत किया जाता था।
वनोन्नत में 20 सदस्य सरकारी तथा 6 गैर सरकारी होते थे। 34 में से 19 सामान्य चुनाव क्षेत्रों से निर्वाचित होते, शेष सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम के अंतर्गत होते थे। 11 मुस्लिम, 1 सिख, 3 यूरोपीय थे। इस सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस सदन में निर्वाचित होने के लिए ऊंची संपत्ति होना आवश्यक माना गया था। नेक्स्ट, निम्न सदन विधानसभा का सदस्य संख्या 145 निर्धारित की गई। इसमें मनोनीत सदस्यों रखने का प्रावधान रखा गया। 26 सरकारी, 14 गैर सरकारी मनोनीत होते थे। निर्वाचितों में 53 सामान्य, 30 मुसलमान, 2 सिख, 9 यूरोपीय, 7 भूमिपति निर्वाचित होते थे। इस सदन का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया था। इस सदन के मतदाताओं को बनाया गया जो भी 2000 की आमदनी पर आयकर देते थे या कम से कम 150 रुपये वार्षिक किराए के मकान में रहते थे। मतदाताओं की योग्यता में प्रांतीय परिस्थिति के अनुसार भी अंतर रखा गया था। कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकेगा जब तक दोनों सदन उसे पारित न कर दें। तो गवर्नर जनरल, जब तक कि दोनों सदन पारित न हो उस पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति न मिल जाए। सदनों के सदस्यों को प्रत्येक विषय पर अपने प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु साम्राज्य के हितों की सुरक्षा, भारत सरकार की दृढ़ता, स्थायित्व को बनाए रखने के विधायिका के अधिकार पर काफी नियंत्रण था। उसे इंग्लैंड संसद के किसी कानून को संशोधित निरस्त करने या भारत मंत्री द्वारा इंग्लैंड में ऋण उठाने के अधिकार को सीमित करने का अधिकार नहीं था। बिना गवर्नर जनरल के पूर्व अनुमति के विधायकों को सार्वजनिक ऋण या सार्वजनिक धार्मिक विषयों, सेना के अनुशासन, विदेश नीति संबंधी विषयों पर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं था। सरकार के बजट के संबंध में विधायिका के अधिकार सीमित थे। इसके मतदाताओं की संख्या 1928 में 1,13,331 थी। तो ये इनकी सदस्य 11,31,331 थी। अगला है, केंद्रीय विधानसभा को 1919 का अधिनियम भी ब्रिटिश संसद से मुक्त नहीं कर सका। भारत की मतलब क्या इसमें 8वें में क्या है कि कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि दोनों सदनों से पारित नहीं कर दे। और सरकार के बजट के संबंध में विधायिका के अधिकार सीमित थे। इनके मतदाताओं की संख्या 11,31,331 थी। केंद्रीय विधानसभा को 1919 के अधिनियम भी ब्रिटिश संसद से मुक्त नहीं कर सका। भारत की केंद्रीय विधानसभा ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध विधेयक पास नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को इतने अधिकार प्रदान किए कि वह किसी भी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर उसे वापस सदन में भेज सकता था या ब्रिटिश सरकार को अनुमति के लिए रोक सकता था। इसके अलावा यदि वह चाहता तो दोनों सदनों को द्वारा अस्वीकृत विधेयक को देश की सुरक्षा का बहाना लेकिन स्वयं के हस्ताक्षरों से उसे अधिनियम में बदल सकता था। उसने अपने इस विशेष अधिकार का प्रयोग 1921 से 1938 के मध्य 3 बार किया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त था। आर्थिक क्षेत्र में विधानसभा की शक्तियां सीमित रह गई थी। निम्न सदन के सदस्यों को आर्थिक विधेयकों पर मतदान का अधिकार तो दे दिया, परंतु वह अधिकार नाम मात्र का था। 80% बजट पर मतदान नहीं किया जा सकता था। शेष 20% पर गवर्नर जनरल कटौती कर सकता था। मतलब ये इसकी विशेषताएं थी कि विधानसभा में 1919 के अधिनियम ब्रिटिश संसद को मुक्त नहीं रख सका। भारत की केंद्रीय व्यवस्था का ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध विधेयक पास नहीं कर सकती। और इस 10वां है, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर को इतना अधिकार प्रदान किया गया कि वह किसी भी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर भी उसे वापस सदन में भेज सकता था या ब्रिटिश संसद की अनुमति के लिए रोक सकता था। और इसके अलावा यदि वह चाहता था दोनों सदनों का अस्वीकृत विधेयक को देश की सुरक्षा का बहाना लेकर स्वयं के हस्ताक्षरों से उसे अधिनियम में बदल सकता था। उसने अपने इस विशेष अधिकार का प्रयोग 1921 से 1938 के मध्य 3 बार किया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त था। आर्थिक क्षेत्र में विधानसभा की शक्तियां सीमित थी। निम्न सदन के सदस्यों को आर्थिक विधेयकों पर मतदान करने का अधिकार तो दिया, परंतु अधिकार नाम मात्र था। 80% बजट पर मतदान नहीं किया जाता था। शेष 20% गवर्नर जनरल कटौती कर सकता था। तो इसकी प्रांतीय केंद्रीय सरकार में परिवर्तन जो व्यवस्था थी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, इसकी समीक्षा में कहा गया है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गई थी। कार्यपालिका व्यवस्थापक के क्षेत्र में बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली बने रहे। वह न तो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी न केंद्रीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी थे, परंतु विधानसभा ने कार्यकारिणी पर अपना अंकुश अवश्य स्थापित कर लिया था। विधानसभा के सदस्य कार्यकारिणी के सदस्यों से प्रश्न पूछकर उन्हें प्रभावित कर सकते थे। इसके अलावा दोनों सदनों में राजनीतिक प्रश्न उठाकर वे जनता के भी आकर्षण केंद्र बने रहे।
परंतु इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार इतने दे दिए कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता था, और इन विशेषाधिकार से भारत का निरंकुश शासक बन गया। कोई विधेयक तब तक अधिनियम बन जब तक कि दोनों सदन इसे पास न कर दे और उसे गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त न हो जावे। केंद्रीय विधानसभा 1919 के अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध कोई कानून पास नहीं कर सकती थी। 1921 से 1938 के अंतराल में इस महान एवं विस्तृत शक्ति ने 3 विधेयक अपनी अनुमति प्रदान कर अवश्य पास करवाए। उसकी कार्यकारिणी उसके हाथों का खिलौना मात्र थी। वह परिषद के निर्णय को ठुकरा सकता था। शासन की समस्त सत्ता गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित थी। कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या 3 अवश्य कर दी गई, परंतु उन्हें विभाग कम महत्व के दिए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद के सदस्यों में विभागों का विभाजन भी होने लगा। कार्यकारिणी के सदस्य विधानसभा के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते थे। वस्तुतः शासन की सारी जिम्मेदारी किसकी होती थी? गवर्नर जनरल की। इसी प्रकार विधानसभा को भी विशेष अधिकार नहीं मिले, परंतु यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि 1919 के अधिनियम ने भारत में संसदीय व्यवस्था का बीज अवश्य अंकुरित किया। यह भारत के विख्यात राजनीतिकों और नेताओं का केंद्र स्थल बन गई। इस अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा कार्यकारिणी को पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावित कर सकती थी। यदि प्रश्नों को स्वीकार करना या न करना गवर्नर जनरल के अधिकार में था। तो ये हो गया केंद्र सरकार में परिवर्तन, जो कि अब आता है प्रांतीय सरकारों में परिवर्तन। तो प्रांतियों में देश शासन की व्यवस्था लागू करना। देश शासन से क्या तात्पर्य है? प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो देश शासन के 2 श्रेणियों में विभक्त कर प्रांतों को विषयों को 2 श्रेणियों में विभक्त कर देश शासन की स्थापना की गई, और इस देश शासन का जन्मदाता सर लायोनिल कार्टिस माना जाता है, जिसे सर भूपेंद्र नाथ बसु एक पत्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया था। और इस योजना को किसने? लॉर्ड मांटेग्यू चेम्सफोर्ड ने अपनाकर उसे प्रांतीय सरकार में पूर्ण रूप से स्थान दिया था। प्रांतीय व्यवस्था का गठन किया गया। प्रांतीय विधानसभा के अधिकार दिए गए। अर्थ विधेयक पास किया गया। प्रांतीय व्यवस्था की अवधि तय की गई। इस तरह से ये केंद्रीय सरकार में परिवर्तन, प्रांतों में परिवर्तन, 3 तरह के व्यवस्थाएं किसके द्वारा 1919 को अधिनियम के अंतर्गत